बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाजरीन, आज मिडल ईस्ट क्राइसिस को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और पाकिस्तान और दुनिया में जो ऑयल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इसका एक बड़ा शॉक जो है वो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। हमने गवर्नमेंट ने पिछले 2 हफ्तों में इस कीमत को रोक के रखा और रोज़ की बुनियाद पे तकरीबन 7 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो देते रहे, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं था। पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, एनर्जी और ऑयल जो है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसकी वजह से महंगाई का भी एक बड़ा तूफ़ान आता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ 2 अहम मेहमान मौजूद हैं। दानिल अजीज़ साहब हैं जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं और साथ रेहान जावेद साहब हैं जो कि सीनियर तज्ज़िया कार हैं। दानिल अजीज़ साहब, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गई, गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते तक काफ़ी हद तक सब्सिडाइज़ करने की कोशिश की है। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने शुरू से इस इशू को सही तरह से हैंडल किया है? जी, मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट ने सबसे पहले पूरे खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अपनी प्राइस जो है वो बढ़ाई और 55 रुपीज़ दोनों डीज़ल की भी और पेट्रोल की भी। और इसके साथ-साथ जब सेकंड राउंड पे उन्होंने बढ़ाई, तो उस वक़्त भी सबसे ज़्यादा बढ़ाई उन्होंने दुनिया में, यानी इन्होंने 46% प्राइस इंक्रीज़ की, जबकि बाकी तमाम ममालिक जो ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया के हैं, किसी की 30 थी, किसी की 5 थी, किसी की 15 थी, किसी की 16 थी। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने खुद भी ये ख़्याल किया और फिर रात को कब 11-12 बजे एक नेशनल एड्रेस में वो कुछ ना कुछ वापस कर दिया है। लेकिन ये डेमोंस्ट्रेट करता है कि ये बिल्कुल हैम हैंडेड अप्रोच थी और इनको एक्चुअली समझ नहीं आ पा रही कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी जानब ये ज़रूर है कि जो अगर कंज़म्पशन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो फिर उसका तरीक़ाकार प्राइस राइज़ ही है। लेकिन उसको कॉम्पेंसेटेड प्राइस राइज़ मुख्तलिफ ममालिक ने इस्तेमाल किया है, जिसमें जो ज़्यादा गरीब तबका है, उनकी कुछ ना कुछ वो दाद रसी करते हैं। इन्होंने ऐलान तो किया है, लेकिन उस दाद रसी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, जबकि कीमतें बढ़ने का यकलख्त इफ़ेक्ट जो है वो सामने आ गया है। जी, जी, दानिल साहब, शुरू में तो देखें एक बड़ा मसला ये था, आपको पता है हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो कोई इतना मजबूत नहीं है, डिलीवर उस तरह नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने तो प्री एम्प्ट किया 2 हफ्ते पहले और उन्होंने कोशिश की कि ये हम कहीं होर्डिंग के मामलात में ना पड़ जाए। तो ये एक ट्रेड ऑफ था जिसमें वो कह रहे थे कि या प्राइस बढ़ा के हम सप्लाईज को स्मूथ रखें और उसमें ज़ाहिरी बात है वो आर्ग्यू किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने लेवी की मद में कितना लिया और जो ऑयल कंपनीज थी उनको कितना फ़ायदा दिया, लेकिन होर्डिंग कम से कम नहीं हुई। तो क्या आप समझते हैं कि कोई थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देना चाहिए इनको? मेरे ख्याल में इस का मेन जो इशू है पेट्रोल की प्राइस की इंक्रीज का, वो महंगाई के साथ जुड़वा है। और इस इशू को समझने के लिए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल में ज़रूरी है समझना। अप्रैल, अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, 1 साल पहले यानी 12 माह पहले इसी अप्रैल के महीने में महंगाई की शरह अशारिया 3% थी, यानी 1% से कम थी। और 1 माह बाद यानी मई का महीना बीच में डाल के, तो जून में जब गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया 2026 का, जून 2025 को, तो उसमें उन्होंने जो टारगेट इन्फ्लेशन है, वो हुकूमत ने तय किया, असेंबली ने पास किया कि 7.5% होगी। अब उस वक्त ना संदूर था, ना उस वक्त कोई फ्लड था, ना ईरान की जंग थी। तो अशारिया 3% से 7.5% एक मैसिव जंप है, जो कि स्टेट बैंक की टारगेट रेंज से भी बढ़ के है। तो इनको ऐसी कौन सी खबर आ गई थी पहले से कि हमने 7.5% टारगेट देना है? जब 0.3% पे था, तो अगर ये मामूल पे चलना था, ये 1% दे देते, 2% टारगेट दे देते। यानी ये मैसिव जंप जो कि तकरीबन 25 गुना, कोई 2500% इंक्रीज है अप्रैल से, ये क्यों इन्होंने फिर अप्रूव की उस वक्त? और काशिफ साहब, आप माशाल्लाह इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं, आप समझते भी हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका लैग होता है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी लैग को डिफाइन किया है 18 माह। तो 18 माह पहले पाकिस्तान में जी, क्या जी। हो रहा था अच्छा जो दानिल साहब, इनको मैं जून। मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आता हूँ थोड़ा-सा। जी, जी, उसकी तरफ आते हैं हम थोड़ा-सा ज़रा, क्योंकि ये बहुत अहम इश्यू है कि हम ये देखें कि क्या स्टेट के जो फैसला है या जो कल प्राइसेस
अभी बढ़ाई गई हैं और फिर लेवी को ख़त्म किया गया, वो किस तरह होगा। मैं रेहान साहब के पास चलूँगा। रेहान साहब, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ाई और उसके बाद कुछ ही देर बाद इतना प्रेशर आया कि वो जो लेवी की मद में 160 रुपए जो थे वो गवर्नमेंट पेट्रोल पे चार्ज कर रही थी, उसको 80 रुपए कम कर दिया गया। और डीज़ल पे उन्होंने कोई लेवी नहीं लगाई, जिसकी वजह से उसका बुनियादी मकसद अगेन जो दानियल साहब भी फरमा रहे थे कि इन्फ्लेशन का बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप समझते हैं कि ये फैसला बेहतर था या इससे भी कोई बेहतर चीज़ की जा सकती थी? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम प्राइसेस का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सस्टेन करने के लिए फंड्स नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। और हम इन चीज़ों को, यानी अगर हमारे ऊपर कोई क्राइसिस आता है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस शॉक को, इस प्राइस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकें। अल्टीमेटली पैसों, इस कॉस्ट ने पास ऑन होना है और वो पास ऑन कंज्यूमर पर ही होना है। अब अगर हम इसको होलिस्टिकली देखें, 70% ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन इज मोटरसाइकिल्स। और इस वक्त जो उन्होंने प्राइस बढ़ाई है, फिर उन्होंने कुछ अभी प्रोविंसेस के साथ मिलके सब्सिडी भी अनाउंस की है और प्राइस को रिवर्स भी किया है दोबारा। देखिए, हमारी जो एवरेज एक इनकम है दैट इज लेस देन 40,000 रुपीज। गरीब आदमी की इनकम 40,000 से करीब होती है, उससे कम ही होती है। और जो गवर्नमेंट के नंबर्स हैं वो भी अबाउट मतलब 42,000 बताते हैं, लेकिन जो हमारा एक आइडिया है 40,000 के आसपास होती है। देखें, अब वो जो मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी है ना, वो देखें पेट्रोल महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अच्छा कि इन्होंने सब्सिडी दे दी है। प्रॉब्लम फिजिकल स्पेस का है, पैसे हैं नहीं, आईएमएफ प्रोग्राम में है, कॉस्ट पूरी आपने आईएमएफ से कमिट किया हुआ कि हम हर चीज की कॉस्ट को, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल की या फ्यूल की कॉस्ट हम पास ऑन करेंगे। लेकिन इससे हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज कुछ डिफाइन हो गए हैं जो हमारे सामने आ गए हैं। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू जो हमारे सामने आया है, कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सीएम सिंध की, कि जी सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल्स हैं। तो ये इतना बड़ा नंबर मोटरसाइकिल्स का इस वजह से है क्योंकि गरीब आदमी की सवारी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमारे यहाँ मुल्क में अभी भी उस तरह डेवलप नहीं हो सका है जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है। अगर आप आज सुबह यूके चले जाएं या आज सुबह आप किसी और इस तरह के इस साइज के मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाएं, तो आपको इंडिया में भी आपको रेल और बस और साथ में आपको अंडरग्राउंड ट्रेन का या ट्राम्स का सिस्टम आपको बिल्कुल ऑपरेटिव मिलेगा। लोग अपनी गाड़ियां छोड़ के, अपनी बाइक छोड़ के प्रेफर करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करें। अब तो जो होना था वो हो गया है, ये कॉस्ट तो पास ऑन होगी। ऑयल अगर $200 पे टच कर गया, ऑयल अगर इससे ज्यादा बढ़ गया, तो भी ये हमारे ऊपर पास ऑन होना है। जो इस चीज को तो हम पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चरल इशू है वो दो हैं। जी जी। नंबर वन, अच्छा रेहान साहब, हम इसके जी जी इस पे आते हैं। मैं थोड़ा सा सब्सिडी पे बात करना चाहूँगा। और दानिल अजीज़ साहब का काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, आपने गवर्नमेंट में भी काम किया हुआ है। दानिल अजीज़ साहब, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 100 रुपया सब्सिडी देगी एक मोटरसाइकिल को पर लीटर पे, और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको हम 1 महीने के लिए फ्री चलाएंगे। ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग 1 महीना इसीलिए रखी गई कि क्योंकि सब लोग ये उम्मीद रख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इस टारगेटेड सब्सिडी को, स्पेशली जो मोटरसाइकिल वाला मामला है या जो फार्मर्स को देना चाह रहे हैं डीजल की मद में, या सिंध गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो जो बड़ी एक्सेल की गाड़ियां हैं जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं उनको भी सब्सिडी देंगे। इसका गवर्नेंस और इसको मतलब जो लॉजिस्टिक्स हैं वो किस तरह गवर्नमेंट करेगी? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करना है, ये इतना मैनेखेज नहीं है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी है ही चंद शहरों में। तो या तो ये बोले ना कि जो छोटे शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है प्राइवेट सेक्टर की, उसको भी ये फ्री कर रहे हैं, तो फिर तो समझ आती है बात की कि लोगों को फिर ये सहूलत मिल जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह ये चंद शहरों की बात कर रहे हैं जहाँ बाकायदगी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें तो
कितनी परसेंट पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, यानी मे बी 5%, मे बी 6%, कुछ भी नहीं है ना। दूसरी जानब जो आप मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन उसका जो डिलीवरी का सिस्टम है अभी तक जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि कोई QR कोड जो है वो दे दी जाएगी और हर गैस पेट्रोल पंप पे 2 मोबाइल फ़ोन जो हैं ये टच स्क्रीन वाले दिए जाएंगे, जिसमें ऐप होगी और उस ऐप के ज़रिए वो QR कोड को इस्तेमाल करेंगे और उनको वो एक्सेस मिल जाएगा, वो 1 लीटर की हद तक जो भी इन्होंने मारात उनको दी हैं। अब उसमें सबसे पहले तो जो लोग होंडा 70 चलाते हैं, बेशुमार के पास तो टच फ़ोन ही नहीं है। दूसरी बात, जिनके पास है भी है, उनको ये पता ही नहीं है QR कोड क्या होता है, कहाँ से लेना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो मैं समझता हूँ कि ये भी है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रिलायंस है, ये अच्छे एसी वाले कमरों में बैठ के तो बहुत अच्छा लगता होगा। आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आप देखें, जो एटीएम्स हैं, हालाँकि उन्होंने वो फिंगरप्रिंट भी कर दी है, लेकिन वहाँ एक भीड़ मची होती है और वहाँ ब्रोकर जो है बैठ के तो उनको वो पैसे निकाल के दे रहे और अपना हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसी तरह से अब ये मिसयूज़ होने का बहुत खदशा है मोटरसाइकिल के लिए। तो इसमें जो है किस तरह से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसका कोई पता नहीं, और ये कब इम्प्लीमेंट होना है इसका भी कोई पता नहीं, कोई डेडलाइन नहीं दी फलानी तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानब जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो तो बढ़ा दी गई हैं। तो इसके साथ-साथ जो लोग प्रोफेशनली इस्तेमाल करते हैं, जैसे मसलन डिलीवरी राइडर्स हैं या बाइकिया है या इनड्राइव वगैरह, ये सारे एक पूरी इकोनॉमी इकोसिस्टम इसका डेवलप हो चुका है। वो तो दिन के कुछ 4-5 लीटर इस्तेमाल करते हैं औसतन। तो अगर उनको 1 लीटर मिल भी जाएगा तो उनकी सेहत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो कवर नहीं कर, या ₹100 का मिल भी जाएगा तो उसमें उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? उनका जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा है क्योंकि उनकी यूसेज ज़्यादा है कि वो जी, जी। उनको कॉम्पेंसेट नहीं जी, कर जी, पाएगा। दानिश साहब, मैं तो इस तरफ ये आता इशू हूँ। ये पूरी जो हमारी एक लॉजिस्टिक्स की इकॉनमी जो है वो बन चुकी है, उस पे हम डिटेल में बात करते हैं। मैं रेहान साहब के पास आऊँगा। रेहान साहब, अभी आपने एक नंबर दिया था कि जी 67 लाख बाइक्स हैं, और अगर सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हम सब्सिडी देंगे 2000 रुपये तक, आप मोटरसाइकिल जो हैं वो अपने नाम करवा लें, तो मैं तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये तो इतनी बड़ी अमाउंट बनती है। आप समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतना बड़ा बोझ उठा सकती है? देखिए जी, आई बिलीव के देखिए हमारा प्रॉब्लम फिर वही आ जाता है ना कि जी हमारे पास वफाक के पास पैसे नहीं है, सारे पैसे प्रोविंसेस के पास चले जाते हैं। और इस वक्त प्रोविंसेस, अगर सबसे पहले मेरे ख्याल में केपी के गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था, फिर कुछ अनाउंसमेंट सिंध ने की है, तो मेरे ख्याल में अब प्रोविंसेस के पास तो ये फंड्स अवेलेबल होंगे, और ये होगा भी क्या, ये पीएसजीपी को कट करेंगे और उसके बाद जो है फिर ये पैसे सब्सिडी की मद में देंगे। देखिए हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अब गरीब आदमी को तो मोटरसाइकिल पे ही सफर करना है। जिस तरह इन्होंने दरियान साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आपके बाइकिया और आपके जो फूड पांडा के राइडर्स हैं और जो आपके ऑफिस जाने वाले लोग हैं या आउटडोर स्टाफ है, डिलीवरी वाले लोग हैं, वो बाइक्स पे ही ट्रैवल करते हैं और उनको आप जितनी मैक्सिमम सब्सिडीज वगैरह दे सकते हैं, उनकी जिंदगी का मसला है, उनके लाइवलीहुड का मसला है, उनकी फैमिली सपोर्ट का मसला है, तो उनको देनी पड़ेगी। लेकिन आई बिलीव कि अभी भी ये सब्सिडी का अमाउंट बहुत कम है उनके लिए। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि ये टारगेटेड सब्सिडी है और ये बिल्कुल इसमें करप्शन के चांसेस उससे कम होंगे कि अगर हम पेट्रोल पंपों के ऊपर एक अलग से लाइन लगवा दें या एक अलग पंप, एक फिलिंग पंप को डेडिकेट कर दें, जिस तरह पहले एक मरतबा हुआ था, तो वहां से वो उसके पेट्रोल के नाम के ऊपर गाड़ियों में भी पेट्रोल फिल रहा था। देखिए अब इसको आप देखिए स्ट्रक्चरली इसको समझे ना। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पेट्रोल की सब्सिडी देनी पड़ेगी हमें या हमारा पेट्रोल महंगा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम $6 बिलियन का पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम $6 बिलियन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपका डीजल सारा इस्तेमाल हो रहा है ट्रांसपोर्ट के अंदर। वो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप रेल कार्गो पे तवज्जो नहीं देते। हमने पिछले 75 साल में रेल कार्गो को डेवलप ही नहीं किया। इसकी एक सिंपल सी मिसाल समझें, एक इंजन 27 कंटेनर्स को खींच सकता है, 27-28 कंटेनर्स को, एक रेलवे का इंजन जिसमें आपने डीजल डालना है, और वो 27 कंटेनर कराची पोर्ट से 1 लाख मिलियन टन माल हर महीने लाहौर डिलीवर होता है और हर साल लाहौर डिलीवर होता है, और उसके बाद लाहौर और उसके बाद से वहां से फिर दोबारा प्रोडक्ट्स बन के जो एक्सपोर्ट के लिए जानी होती हैं वो ट्रक्स वापस लेकर आते हैं। यानी 27 इंजन के अंदर आप डीजल डाल रहे हैं बजाय एक रेलवे कार्गो चलाने के। स्ट्रक्चरल इश्यूज हमें आज नजर आ गए हैं। ये वक्त तो गुजर जाएगा, ये जंग भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें इसका डेंट बहुत बड़ा पड़ेगा और फिस्कल स्पेस में भी पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत इफेक्ट आएगा, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत इफेक्ट आएगा। व्हाट वी नीड टू थिंक नाउ इज कि हमने गोइंग फॉरवर्ड अपने इन दो एरियाज को
पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे कार्गो को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, आज भी आप बाहर निकल के देखें, जितनी V8s हैं, जितनी रिवो डीजल गाड़ियां हैं, सड़क पे उसी तरह चल रही हैं। भले 520 रुपए का डीजल इस वक्त हो चुका हुआ है, तो इफ आई कैन अफोर्ड इट सो आई कैन वेस्ट इट वाली पॉलिसी तो देखे नहीं चलेगी। यू विल हैव टू बैन दीज कार्स। आपको इन गाड़ियों पे बिल्कुल रोड पे एंट्री में भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो एवरी कर्टेलमेंट यू कैन डू, यू शुड स्टार्ट विद नाउ। अगर कोई आदमी अपनी रिवो की जगह या अपनी लैंड क्रूजर की जगह थोड़े दिन ऑल्टो में सफर कर लेगा तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जस्ट बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, एक V8 गाड़ी जो है वो 4.5 किलोमीटर करती है 1 लीटर के अंदर। अब आप देखिए, अगर वो अफोर्ड भी कर सकता है तो उसको वेस्टेज तो हमें नहीं करनी चाहिए ना, इसको हमें रोकना पड़ेगा। जी रेहान साहब, मैं दानिल साहब के पास आऊँगा। दानिल साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी अपने लास्ट कमेंट में कि गवर्नमेंट जो है वो तो कॉन्सेंट्रेट कर रही है, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जी, के लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या सिंध गवर्नमेंट कराची में कर रही है, या फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया जी कि हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं। लेकिन ये तो वो शहर हैं जहाँ पे पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती नहीं है। पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो यो गाँव में रहती है या वो छोटे शहरों में रहती है। तो दानिल अजीज़ साहब, ये फिर मतलब किस तरह इफ़ेक्टिव हो सकता है सब्सिडी देना, उन लोगों तक पैसा पहुंचाना? मैं आपको जो कॉन्टेक्स्ट बता रहा था ओवरऑल महंगाई का, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि इस पेट्रोल की किल्लत से पहले पाकिस्तान में जो मजदूर तबका है या जो मेहनतकश तबका है, वो पहले ही पूलिंग कर रहे थे होंडा 70 पे। यानी एक होंडा 70 पे 3 मजदूर आते थे जिस जगह उनका काम होता था। अगर वो किसी मस्जिद में टाइलें लगा रहे हैं या अगर कहीं रंगसाज हैं या किसी वेल्डिंग का काम करें, जो भी है, तो ये इस तरह से 2 दिन एक शख्स लाता था, 2 दिन एक लाता था, 2 दिन एक लाता था। तो इस तरह करके वो 6 दिन पूरे कर रहे थे, इतवार की छुट्टी होती है। तो ये पहले इनकी हालत थी। अब इसके ऊपर जो मजीद ये बोझ पड़ गया, तो उसमें मतलब ये ओवरऑल महंगाई ने उनका सत्यानाश कर दिया था। और मैं आपको ये बात जो समझा रहा हूँ, ये इस पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बहुत पहले, यानी फरवरी में 7% तक तो महंगाई चली गई थी। और स्टेट बैंक को अच्छी तरह से पता है कि ये ऊपर चलती जानी थी। अब सवाल ये पहुंचता है कि जब आप कौम के साथ झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, फिर तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ट्रस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट तो हमें बता रही है कि डिप्टी कमिश्नर ने महंगाई को कंट्रोल करना है। जी रेहान साहब, मैं आपके पास आऊँगा। सो बड़ी अच्छी, अगेन दानिल साहब ने बड़ी ग्राउंड लेवल पे बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है। वो देखें, डिमांड साइड पे लोग जो हैं वो अपने कंस्ट्रेंट में रहते हुए वो बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि जी 3 लोग हैं, उन्होंने मजदूरी करने जाना है, तो वो तो मोटरसाइकिल पूलिंग कर रहे हैं और जी पैसे डाल के पेट्रोल डलवा रहे हैं। वो इससे तो ये पता चलता है कि स्टेट जो है वो उस लिहाज से काफ़ी हद तक फेल सी हो गई है, और लोग जो हैं वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये कोई डिमांड साइड पे भी कोई गवर्नमेंट जो है वो ऐसे अच्छे मैसेज दे सकती है, क्योंकि मिसट्रस्ट तो एग्जिस्ट करता है? देखिए डॉक्टर साहब, इस वक्त we all know we are a poor country. Majority of our population is below the poverty line. हमें पता है कि जी हमारे लोग इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो डीजल की वजह से इम्पैक्ट आना है उसका हर चीज पे इम्पैक्ट आएगा। आपकी सब्जी से लेके आपके दूध तक हर चीजें महंगा होना है, आपका एग्रीकल्चर महंगा होना है, ये सब कुछ देखें अब होना है। अब इसको हम सेव किस तरह कर सकते हैं? इस वक्त हमें बजाय इस वक्त मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के या हमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने की कि इसने ये नहीं किया या पिछली हुकूमतों ने वो नहीं किया, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस वक्त वी नीड टू थिंक हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दिस मेस। वी नीड टू मेक पॉलिसीज, वी नीड टू, और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, शायद मेरे ऊपर और आपके ऊपर और हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किसी तरीके से अपने फ्यूल को सेव करें, और किस तरीके से हम इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं। आपकी सब्जी का रेट भी बढ़ जाना है, जो सब्जी खाने वाला मतलब गोश्त तो अब महंगा होना ही है या हो चुका है, लोगों ने गोश्त खाना छोड़ दिया है। अब सब्जी भी खाना से क्या जाएंगे लोग, आपकी गंदम का रेट बढ़ जाएगा, आपके आटे का रेट बढ़ जाएगा, आपके चावल का रेट बढ़ जाएगा, आपके घी तेल हर चीज बढ़ने वाली है। इसका डीजल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा आएगा, अबाउट कोई 30% आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। अब इस 30-40% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से हमने इस मसले को हल कैसे करना है?
वी ऑल नीड टू थिंक, वी ऑल नीड टू सिट टुगेदर, और हमें अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम अपना फ्यूल, हम अपनी कॉस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं, और हम इन लोगों की किस तरह हेल्प कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की किस तरह हेल्प कर सकते हैं कि वो इस मसले को हल करे और गरीब आदमी पे या आम आदमी पे इसका इफेक्ट ना आए। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सो हम बात हैं जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है वो पाकिस्तानी अवाम पे क्या पड़ेगा। एक इन्फ्लेशन का तूफ़ान आ सकता है क्योंकि डीज़ल की कीमतें जो हैं वो 500 क्रॉस कर गई हैं और पाकिस्तान में सारे का सारा जो लोकल ट्रेड है वो डीज़ल पे मुनहसर है। जी दानिल अज़ीज़ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। देखिए, गवर्नमेंट ने डीज़ल में जो लेवी थी वो तो माइनस कर दी और उसका बोझ पेट्रोल पे डाल दिया। दो वो बाद में पेट्रोल से भी टेक ऑफ करना पड़ा, उनको ख़त्म करना पड़ा क्योंकि लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा था। तो वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि ऑप्टिक्स का मामला भी है। अभी 520 रुपये पर लीटर पे महंगाई का जो मार्च का नंबर आया है वो 7.3% है और वो लैग के साथ नंबर अगले महीने में आएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि डबल फिगर्स में हम दाखिल होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का आज का फिगर है वो 9+ पे चला गया, तो हम डबल डिजिट में तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में तो दाखिल हो चुके हैं। देखिए, अवाम की जी ज़हन में प्लीज़। बार बार ये बात होती रहती है कि महंगाई की वजह जो है वो बाजारी होना है, क्योंकि बाजारी एक गाली है वैसे ही हमारे कल्चर में, क्योंकि इनका तोल नहीं पूरा, ये मिलावट करते हैं, ये पैसे चेहरा दे के पैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, गंदा माल बेचते हैं, 100 किस्म की इनके ऊपर जो है ना तोहमते हैं। वो गलत है, ये सही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, ये फिर चूरन बेचा जाता है कि ये जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई हो रही है, और ये सरासर झूठ है। क्योंकि जो असल और उस झूठ को फिर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इनके ऊपर हम छापे मार के, इनको गिरफ्तार करके, इनकी रेट लिस्ट लगा के तो हम ये प्राइस कंट्रोल कर लेंगे। और ये 1977 के जुलाई के महीने में जो आखिरी महीने थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब के नेशनलाइजेशन के और कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट के, ये उस वक्त नाफिज किया गया था। हमारी कारोबारी बरादरी जो है, जिसको ट्रेड इंडस्ट्रियलिस्ट बुर्जुआजी कहते हैं, इनको अटैक करने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये समझा गया था कि ये मिलके एक मुहिम जोई कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये मुतासरीन है नेशनलाइजेशन के। तो इनके ऊपर छुपे गिरफ्तारियां करना और ये तरीकाकार बनाया गया था। और उसको फिर इंतजामिया के मुंह को ऐसा खून लगा, क्योंकि ये जब बाजार फिरते थे तो बेहतरीन फल, बेहतरीन गोश्त, दूध, चाय पत्ती, जो चीज इनको चाहिए थी, ये वो मुख्तलिफ जो मुकामी सतह पर अदारे, ये तंजीमें हैं, वो इनको फराहम करती थी और इनके साथ ताउन के नाम से ये अपनी जान छुड़ाती थी। तो वो उसको जो है, हमने उसको पीरा फोर्स बना दिया इस गवर्नमेंट ने कि यही तरीका है। जबकि अभी माजी में स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया गया और उनका सारा मिटा के जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी, सिर्फ एक छोड़ दी गई है कि आप महंगाई नहीं होने देंगी। अब मजे की बात आप देखें कि महंगाई मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए की जाती है और गिरफ्तार बेचारा रेडी वाला होता है, गिरफ्तार बेचारा कसाब होता है, गिरफ्तार बेचारा दूध वाला होता है। तो ये कितना जुल्म और सितम है। एक तरफ आप कहते हैं कि मार्केट के जरिए हमने इकोनॉमी बनानी है, दूसरी तरफ आप जब मार्केट प्राइस तय करती है तो उसके ऊपर छापे मारते हैं। तो ये कैसा तमाशा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। और हमने ये रिसर्च की है जिसमें, एक मिनट ठहरे, हमने ये रिसर्च की है जिसमें जहां पर ये सख्ती की गई है, प्राइस कंट्रोल और ये निर्खनामे और ये छापे मारने फोर्सों के और ये सारा कुछ, वहां पर एक्चुअली इन्फ्लेशन ओवरऑल ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वो सारा दिन इंस्पेक्टर तो खड़ा नहीं रहता रेडी पे या दुकान पे या किराने वाली जगह पे। वो जब चले जाता है तो जो पैसे लगे होते हैं वकील करने के, 2 दिन दुकान ना खोलने के, बच्चे स्कूल ना जाने के, वगैरह वगैरह, वो फिर वो शख्स जो है वो अगले गाकों में से पूरा करता है। तो ओवरऑल ये प्राइस राइज होती है। आप देखें कितना ये झूठ और फ्रेब है कि ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बनाया गया था इसी चीज के पीछा करते हुए कि जी हम खुद ये फराहम कर देते हैं चीजें ताकि मुनाफा जी दानिश साहब, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया ग्रास रूट लेवल का। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साजिद अमीन साहब ने, माहिर मुआशियात है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट का क्राइसिस और उसका इफ़ेक्ट जो है पाकिस्तान की मईशत पे। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया IMF की तरफ से कि आप इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट दोनों को ज़रा फ्री छोड़ेंगे, और क्योंकि
मतलब जिसका मतलब ये है कि एक्सचेंज रेट में हम शायद डिवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये प्रेशर लेने वाला है, क्योंकि इकॉनमी तो पहले ही स्ट्रगल कर रही थी ग्रोथ वाइज? एक तो ये अंडरस्टूड है कि इस वक्त जो ऑयल क्राइसिस है, दिस इज अ हिस्टोरिक क्राइसिस। इससे पहले इस तरह का क्राइसिस जहाँ पे बेशक वक्त सप्लाई और प्राइसेस मेंटेन हो जाए और बेयकीनी की सूरत हाल हो जाए, बहुत कम देखने में आया है। अब ना होर्मस जो कि दुनिया का 1/5 जहाँ से गुजरती है एनर्जी सप्लाई, वो बंद है पिछले 4-5 वीक से, और एक्सपेक्टेड है कि वो आगे भी बंद रहेगा 2-3-4 वीक और वो सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे नहीं, पूरी दुनिया पे उसका जो है वो प्रेशर आ रहा है। पाकिस्तान में अगर हम थोड़ा सा उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख लें तो शायद उससे हमें अंदाजा हो जाए करने में कि मॉनिटरी पॉलिसी का स्टांस क्या होगा या क्या होना चाहिए। पाकिस्तान में जो हमारे एस्टिमेट्स हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो 11 से 13% की रेंज में होगा, एनुअल जो एवरेज है, और जो कि एक्सपेक्टेड था 5 से 7% की रेंज, उससे ऑलमोस्ट डबल है। जो जीडीपी का लॉस है वो 0.5 परसेंटेज पॉइंट मिनिमम जो हमें जीडीपी लॉस नजर आ रहा है वो उसमें होगा। और जो इंपोर्ट बिल है जो बहुत कंजर्वेटिव, अगर हम ये सिनारियो रखें कि प्राइसेस थोड़ी देर के लिए हाई रहती हैं और फिर वो $90 के गिर्द जो है ना वो थोड़ा एडजस्ट होती हैं लॉन्ग टर्म में अगले 6 से 8 महीने में, तो रफली जो हमारा 6 से 8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल का इंक्रीज, अगर आप इसको मिला के पढ़ लें तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए दो बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन है कि क्या उनको रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। इस वक्त हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 पॉइंट समथिंग है। अगर आपका इन्फ्लेशन एवरेज 11% पे जा रहा है या 12% पे जा रहा है, तो आप रियल इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव तो नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करना होगा। तो वो पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स के लिए क्वेश्चन ये बना हुआ है कि कितना वेट करना है। रिवर्सल जो है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो जहां जहां भी प्रेशर आ रहे हैं इकोनॉमी पे होंगे। मुझे अगर 1 सेकंड सिर्फ और दे दें, और यहीं पे आपका जो दूसरा है एक्सचेंज रेट का जो प्रेशर है वो उस पे आ जाता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो डायरेक्टली आपके इंपोर्ट बिल से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे 6 से 8 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल आपका बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट जो कि स्लगिश हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, हमारी ऑलरेडी स्लगिश एक्सपोर्ट्स है, तो एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा। तो मुझे लगता है सवाल डिवैल्यूएशन का नहीं है, सवाल ये है, और हम हमेशा कहते हैं कि अगर रुपया एडजस्ट होता है, अगर वो डिप्रिशिएट होता है बेस प्रेशर जो मार्केट के हैं बफर के तौर पे, तो हमें एक्सचेंज रेट को ना तो मसनूई तौर पे डिवैल्यू करना चाहिए, ना मसनूई तौर पे डेप्रिसिएशन को रोकना चाहिए। जो राइट डिसीजंस हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी को वो स्टांस जो है वो लेना चाहिए, और उसमें एक्सपेक्टेड यही है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें शायद थोड़ा रिवर्सल आगे चलते हुए आ सकता है। फिलहाल मुझे लगता है स्टेट बैंक एटलीस्ट एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जो है उसको और देखना चाहेगा स्टेटस को, और एक्सचेंज रेट पे प्रेशर जो है वो एक्सपेक्ट है वो जैसे आए उसके अकॉर्डिंगली मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए। जी, मैं रेहान साहब का चाहूँगा। रेहान साहब, एक और ख़बर जो आपने देखी होगी कि जी जो 3.2 बिलियन डॉलर्स का पैसे रखे हुए थे अबू धाबी UAE ने स्टेट बैंक में डिपॉजिट जो है वो उन्होंने को वापस मांगनी है, और इस महीने को 2 अरब डॉलर की जो डिपॉजिट्स थे वो चले जाएंगे, और बाकी जो हैं वो तकरीबन आई थिंक अगले महीने और फिर जुलाई में ये सारे पैसे वापस चले जाएंगे। आप समझते हैं कि इसकी वजह से भी करेंसी पे प्रेशर पड़ेगा? देखिए जी, जो वो पैसे हैं वो फिलहाल दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल, जो सेंट्रल आपका पूल है उसके कंट्रोल में नहीं है। वो पैसे स्टेट बैंक के रिजर्व में पड़े हैं। ये 2 बिलियन डॉलर आप पे करने जा रहे हैं, इसके अलावा 1.4 बिलियन डॉलर का आपने ई बिल भी पे करना है, तो वो भी मैच्योर होने जा रहा है। तो ये अबाउट 3.4 बिलियन डॉलर का अगले चंद दिनों के अंदर या महीने 1.5 महीने के अंदर ये इम्पैक्ट आने वाला है। तो आप यू आर स्टिल बेटर ऑफ कि आप एक जमाने में तो आपके पास शायद इंपोर्ट कवर 2 दिन से लेके 1 हफ्ते का रह गया था, लेकिन स्टिल अगर ये पैसे हम दे देते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास जो इंपोर्ट कवर है वो फिर भी 2 महीने का रह जाएगा। तो जो प्रॉब्लम हमें आने वाला है वो ये कि जो हमारा राइजिंग फ्यूल बिल है इस वक्त, जो हमारा डीजल और पेट्रोल की इम्पोर्ट है, हमें वो कर्टेल करनी पड़ेगी। हम डीजल को कर्टेल नहीं कर सकते, उससे पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, पूरी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा, लेकिन हमें फिलहाल पेट्रोल के ऊपर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वी विल हैव टू रैशन पेट्रोल। अभी लकीली हमारे साथ एक बड़ी अच्छी चीज हो गई कि हमारा थर्मल और सोलर जो है उसने हमारी एनर्जी इम्पोर्ट, और जैसे RLG आपकी बंद हो गई तो RLG के तो आपके पैसे जाने रुक जाएंगे एक मरतबा। और
अच्छी बात यह है कि 75% एनर्जी पाकिस्तान इंडिजिनस फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहा है, लोकल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर है। बट हमें शायद मार्केट की टाइमिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें डे लाइट सेविंग करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम करनी पड़ेगी, और हमें कुछ टेक्नोलॉजी को अपनी बेहतर करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफिस को बंद करने के बजाय हम इनको, जिस तरह आपके साथ बात कर रहे हैं जूम के ऊपर या टीम के ऊपर, या हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, हमें इन चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा। व्हाट वी रियली नीड टू डू राइट नाउ इज हैंडल अवर इंपोर्ट बिल। अगर हम इंपोर्ट बिल आपका बढ़ गया जी तो जी। अच्छा रियान साहब, ये बताएं कि आपने मेंशन किया 25% आरएलएनजी का कंट्रीब्यूशन था हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में, तो कोई आप समझ रहे हैं कि समर में अब डिमांड बढ़ने वाली है, तो क्या कोई लोड शेडिंग की तरफ मामलात बढ़ेंगे? एज पर जो डेटा हमने अभी नेपरा का भी देखा था और जो हमने पिछला हिस्टोरिकल डेटा देखा है, अप्रैल तक तो आप सेफ हैं, अप्रैल 30 तक तो आप सेफ हैं। मई 15 के बाद आपकी डिमांड गर्मियां आनी शुरू हो जाती हैं, और जुलाई 15 तक जो हमारा वेदर है वो मौसम गर्म रहता है नॉर्मली। इसमें अब आरएलएनजी को रिप्लेस करने के लिए आपकी जो डिमांड बढ़ेगी उसमें आपको शायद फर्नेस ऑयल चलाना पड़ जाएगा। फर्नेस ऑयल पे कोई अबाउट 82 रुपीज पर टन जो है वो लेवी लगा हुआ है एडिशनल, जो कि आईएमएफ ने हटाने से मना कर दिया है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि अगर तो फर्नेस ऑयल नहीं चलता या अगर वो लिमिट्स में रह के चलता है, जो नेपरा की अलाउड लिमिट्स या जो एस्टिमेट हमने किए हुए हैं, अगर वो उसके अंदर लिमिट्स में रह के चलता है, विच इज अबाउट 2500 गीगावाट आवर, तो फिर तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें डिमांड कर्टेल करने के बजाय हमें फर्नेस ऑयल चलाना पड़ गया, उससे हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट बिल के अंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। आई बिलीव कि हमें फौरी तौर पे अपनी डेलाइट सेविंग मेजर्स के ऊपर, मार्केट की टाइमिंग्स के ऊपर, और इस तरह करें मार्केट की टाइमिंग्स को एडजस्ट करें कि उससे लोगों का रोजगार इफेक्ट नहीं हो। इन सब चीजों पे हमें काम करना शुरू कर देगा। मैं दानिल अजीज जी, थैंक यू रियान साहब। मैं दानिल अजीज साहब के पास आऊँगा। दानिल साहब, अभी जो बात हो रही थी कि यूएई के को $3.2 बिलियन थे। अच्छा, वैसे भी अगर हम देखें तो स्टेट बैंक के पास सऊदीया और चाइना के मिला के तकरीबन $12 अरब भी पड़े हुए हैं। एक किस्म का तो हम वो क्या कहते हैं ना, वेंटिलेटर पे ही चल रहे होते हैं। कहीं कोई ऐसी ख़तरनाक बात तो नहीं आ सकती कि सऊदीया भी डिमांड कर दे कि हमें पैसे वापस चाहिए? जी, इसमें किसी वक्त भी जो फोर्स मजूर की क्लॉज है जो कि हर एग्रीमेंट में होती है, वो इम्प्लीमेंट हो सकती है, क्योंकि हालत जंग में है सऊदी अरेबिया। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जबकि यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान काफ़ी खलीज बढ़ चुका था, यहाँ तक कि यमन में जो यूएई के बैक्ड फोर्सेस थे उनको बाकायदा सऊदी अरेबिया ने बमबारी भी की। जी जी, साजिद अमीन साहब के पास चलूँगा। साजिद साहब, एक और बड़ा ख़तरा जो है वो ये भी है कि जीसीसी से बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बड़ा चलता है या इनकी इकॉनमीज़ इफ़ेक्ट होती हैं पोस्ट वॉर सिनेरियो में भी, तो हमारा तो जो रेमिटेंस है वो तो हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है, और वो तो काफ़ी हद तक हमारी इकॉनमी को और हाउस होल्ड लेवल पे कंजम्पशन को भी चला रहा था। तो ये कितनी को ख़तरनाक बात हो सकती है? मेरे ख्याल ये बड़ा अहम सवाल है, और ये शायद इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है रेमिटेंसेस के हवाले से। मैंने कुछ मार्केट्स में एस्टिमेट्स देखे हैं, 3 से 4 बिलियन डॉलर का जो दे रहे हैं पर एनम का। वो मुझे लगता है सिर्फ एक सिनारियो ले रहे हैं, इस जो जंग की सिनारियो है और जो रिटर्न माइग्रेशन है। मुझे लगता है जो फाइनल इम्पैक्ट है तो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि एक तो ये जो वॉर है ये कितनी लंबी चलती है, एक तो इस पे डिपेंड कर रहा हूँ रेमिटेंसेस का। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जो हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा वो यूएई से तो शायद आएगा, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो रहा होगा सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों में, क्योंकि पोस्ट वॉर जो मुझे लगता है कि कुछ नई चीजें जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। मसलन सऊदी अरेबिया जैसे है वो डेफिनेटली अपना हुर्मुज़ को पास करना चाहेगा, उसके लिए उसकी जो कैपेसिटी है डायरेक्टली टू सप्लाई इट इन रेड सी उसको बढ़ाएंगे, वो कुछ और कंस्ट्रक्शंस के काम होंगे। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद नहीं आए, बट अगेन ये गैर यकीनी सूरत हाल है इसके ऊपर। बट मेरे अपने एनालिसिस में अगर हम जल्दी जंग बंद होती है अगले 2 से 3 महीनों में और पोस्ट वार में देखें तो यूएई से जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो जरूर हिट होंगी, लेकिन जो ओवरऑल मुझे लगता है गल्फ रीजन से है शायद वो स्टेबल रहेंगी, को बहुत बड़ा डिप नहीं आएगा। अगर आया भी तो वो शायद एक शॉर्ट टाइम के लिए होगा,
एक आध साल के लिए, बट वो रिकवर कर जाएगा। जी जी। अच्छा, मैं रेहान साहब के पास आऊँगा। रेहान साहब, थोड़ा सा हम अपने नाजरीन के लिए ये भी बता देते हैं, बहुत से लोग जनरली ब्रेंट की प्राइस जो है वो कोट हो रही होती है, या कभी कभी WTI जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात हो रही होती है, तो लोग ये समझते हैं कि उसकी प्राइस तो कम थी तो हमारी बेंचमार्क प्राइस ज़्यादा है, तो हम तो रिलाई करते हैं जो दुबई का क्रूड है उसकी प्राइस है, और वो भी मंथ 1+ पे जा रहा होता है, तो वो तो 150+ पे अभी घूम रहा है, और डीजल जो है वो तकरीबन 240 के करीब पहुंच चुका है। तो अभी आप समझते हैं, क्योंकि ये अनसर्टनिटी की वजह से फ्यूचर की जो चीज़ें होती हैं वो प्राइस को काफ़ी हद तक ड्राइव कर रही होती हैं। डॉक्टर साहब, हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन प्रिंसिपल है दैट इज प्लाट्स। हम प्लाट्स की प्राइस के ऊपर प्लाट्स एक फॉर्मूला है जिससे हम प्लाट की प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, एंड दिस यू हैव वेरी राइटली आइडेंटिफाइड कि हम ब्रांड ड्रिवन मार्केट नहीं है। हमारी फ्यूल की प्राइसेस दुबई की मार्केट से ड्राइव होती हैं, जो कि ऑलरेडी $150 क्रॉस कर चुकी हैं। इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, और इसके बाद भी फर्दर इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है अगर चीजें नॉर्मलाइज नहीं हुई। तो व्हाट वी नीड टू थिंक राइट नाउ इज हाउ टू एब्जॉर्ब दिस शॉक एंड हाउ टू मैनेज अवरसेल्व्स कि हम इससे, हमारे पास देखें वैसे ही रिजर्व्स हमारे कम हैं, हमारी इकोनॉमी की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें स्ट्रेट शूटिंग करनी पड़ेगी। हमें फौरी तौर पे ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे, किसी तरह हम अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करें विदाउट अफेक्टिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल। अगर हम ये नहीं कर पाए तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए और उन आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जिसके जरिए हम अपनी फ्यूल की यूजेज को किसी तरह कर्टेल कर सकें। और दूसरा एक मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बताना चाहूंगा, फॉर इस वक्त बांग्लादेश भी प्रॉब्लम में है, इंडिया में भी प्रॉब्लम आई हुई एनर्जी की। पाकिस्तान के साथ सोलर और थर्मल ने एक बहुत बड़ी, अल्लाह ताला ने हमें नेमत दे दी है कि हम 75 to 80% एनर्जी अपनी लोकल फ्यूल या फ्यूललेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और दुनिया को हमें ये मैसेज देना चाहिए कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस। हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक प्रॉब्लम्स तो उनके लिए आई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की भी, लॉजिस्टिक्स की भी, लेकिन इस वक्त रिलायबिलिटी फैक्टर में शायद हम बाकी अपने रीजनल कंपटीशन से बेहतर हैं। हमारी एनर्जी की प्राइस भी नीचे आ गई है, और एक्सपेक्टेड है कि वो अगर ये वॉर नहीं होती तो और भी नीचे चली जानी थी। तो मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमत के साथ मिलकर ऐसे कोई मेजर्स डिवाइस करने चाहिए जहाँ हम दुनिया को ये मैसेज दे सकें कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस, और आप हमसे काम करवा सकते हैं, उन पर डिपेंड कर सकते हैं, वी आर ट्रस्टवर्दी, और हम आपका माल जो आप हमसे बनवाएंगे खासतौर पर टेक्सटाइल का, वो हम आपको टाइम पे डिलीवर कर सकेंगे। तो इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ बैठना चाहिए और इस चीज को, इस वॉर के ऊपर अपनी एक्सपोर्ट्स को कैपिटलाइज करना चाहिए। फिर रेमिटेंस का इशू जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया वो तो हमें अब आने वाला है। तो ओनली वे आउट ऑफ इट के हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें। फिलहाल अभी हम वही बात कर रहे थे बेंचमार्किंग की, और अगेन साथ अगर हम इसको मिला लेते हैं कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट पे बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है, और एक हम IMF के प्रोग्राम में भी है। फ़िलहाल तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मसला हल हो गया है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो तो फिर काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है कि एक तरफ से IMF की ओवरसाइट है हमारे ऊपर, दूसरी तरफ से हम आवाम को सब्सिडी देना चाह रहे हैं, और उधर से हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। देखिए जी, बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका इन और आउट के, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस जो है वो आपका इस वक्त बढ़ जाएगा। व्हाट कैन वी डू टू कर्टेल दैट? हमें नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स कट करनी पड़ेंगी अपनी। हमें जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, हमें उनके ऊपर या तो उनसे रेवेन्यू कमा सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त तो रेवेन्यू का भी मसला नहीं है, इस वक्त तो हमें उनको रोकना ही पड़ेगा। हमें अपनी फ्यूल सेविंग करनी पड़ेगी, और हमें भी एक्सपोर्ट को इस वक्त मार्केट करना पड़ेगा। यार हमारे पास तो देखें दुनिया में सब जगह क्राइसिस है, लोग RLNG से बिजली बना रहे थे, यूरोप पूरा RLNG पे चल रहा था, इंडिया में RLNG का बेतहाशा इस्तेमाल था, या इम्पोर्टेड कोल पे इंडिया चल रहा था। हमारे पास तो सारी इंडिजिनियस रिसोर्सेज हैं, और हम पे इस वक्त हम किसी तरीके से अपनी लॉजिस्टिक्स के मसले को हल करके और गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें, ताकि हम इस वक्त मार्केट कैप्चर कर लें। देखिए हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। इस वक्त पाकिस्तान का मसला भी हल हो सकता है, बिजनेसमैनों का भी मसला हल हो सकता है, अवाम का मसला भी हल हो सकता है कि हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्बैलेंस है उसको हम किसी तरह बैलेंस कर लें, और वो बैलेंस करने के रास्ते हम सबको मालूम है। हमें
ये अब बड़ी अजीब सी बात है, बट हाउ वुड इट फील कि जी आपके पास एक मोटरसाइकिल वाले के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, और आपने जिस तरह डॉक्टर साहब दानियाल साहब ने बताया कि 3-3 लोग पूल करके जा रहे हैं, और वहां पर एक आदमी अकेला एक V8 लेके जो कि 4.5 किलोमीटर चलती है 1 लीटर के अंदर वो लेके जा रहा है, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं रोकेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता जाएगा। इस तरीके के जो हमारे फजूल के वेस्टेजेस हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा। फिलहाल कुछ सख्ती करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट सख्ती नहीं करेगी, टाइमिंग्स नहीं बनाएगी, गाड़ी में अगर 4 से कम अफराद सफर कर रहे हो या 3 से कम अफराद सफर कर रहे हो और एक आदमी कहीं लेके जा रहा हो, तो उसको रोकना पड़ेगा हमें जब तक हम कर्टेलमेंट नहीं करेंगे और थोड़ी सी सख्ती नहीं करेंगे तो ये पैसे निकल जाएंगे जी, और ये वक्त भी जी। थैंक यू रेहान साहब, थैंक यू दानियल साहब, थैंक यू डॉक्टर साजिद साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान पे काफ़ी मुश्किल वक्त आया हुआ है क्योंकि हम अब पहले से अपनी इकॉनमी के इंटरनल मामलात जो थे उनको देख रहे थे। ग्रोथ बहुत सालों से 2 से 3% से ज़्यादा नहीं हुई है, और इन्फ्लेशन के नंबर जो थे वो कोविड के दौरान भी बहुत ज़्यादा थे, दरमियान में फिर कुछ नीचे आए, और अब इस एक्सटर्नल शॉक की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल हाथ से निकल गई हैं। ये वक्त है कि स्टेट जो है वो तो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन ये याद रखें कि जब भी स्टेट हमारी मदद करती है या हमें सब्सिडी देती है तो स्टेट जो है वो हमारे टैक्स से ही हमें सब्सिडी देती है। इसका मतलब ये है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में आज सब्सिडी दी जा रही है तो इसकी टैक्स की मद में पैसे हमने फ्यूचर में अदा करने होंगे। इसको बताने का मकसद ये था कि हम लोगों को खुद डिमांड साइड पे काम करके अपने मामलात को कम करना होगा। आप अपनी ट्रैवलिंग को कम करें, अगर आप रिमोटली काम कर सकते हैं आप वो करें, क्योंकि ये दोनों हाथ से ताली बजेगी, खाली गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।